आप सभी साथियों का स्वागत है दोस्त मेरे आज के हमारे नए वीडियो में। दोस्त मेरे आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12th फिजिक्स की पहली क्लास है जिसमें मैं पहला चैप्टर पढ़ाने वाला हूं वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र। जी हां दोस्तों, आज हमारे चैप्टर का नाम है वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र। और मैं ये मान के चलता हूं दोस्त मेरे कि आपको फिजिक्स अभी तक आपने फिजिक्स में कुछ भी नहीं पढ़ा है और एकदम कहा जाता है कि जो जीरो लेवल से होता है एकदम यहां से स्टार्ट कर रहा हूं दोस्त मेरे। और यहां से बहुत सारा इस चैप्टर से कंसेप्ट आपका क्लियर होने वाला है, ठीक है। और दोस्त मेरे मैं आपको वो पॉइंट बता दूंगा दोस्त मेरे कि इस पॉइंट से एग्जाम में क्वेश्चंस बनते हैं और क्वेश्चन आएंगे। उस पॉइंट को हाईलाइट करते हुए चलना जिससे आपका एग्जाम के भी साथ साथ इस कंसेप्ट से तैयारी होते रहे, ठीक है। और ये जो वीडियो है बना रहा हूँ, ठीक है, इसका नोट्स जो है वो कमेंट और डिस्क्रिप्शन में है। लिंक पे जैसे ही क्लिक करेंगे वो नोट्स आपको दिख जाएगा। मेरा बनाया हुआ नोट्स है दोस्तों मेरे, कमेंट और डिस्क्रिप्शन में एक बार जरूर झांक लेना, ठीक है। क्लास को चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। लेकिन दोस्तों मेरे कमेंट में एक बार थम्स अप भेज देना कि हाँ भैया हम लोग बिल्कुल ठीक हैं, हमें कोई भी परेशानी नहीं है, एकदम आप पढ़ाने के लिए तैयार हो जाइए, ठीक है। ओके, ध्यान से देखिए दोस्त मेरे, ध्यान से समझना। यूनिट 1 में हमें पढ़ना है स्थिर वैद्युतिकी, ठीक है, वैद्युतिकी। क्या पढ़ना है दोस्त मेरे? यूनिट 1 में जो हमें पढ़ना है वो पढ़ना है स्थिर वैद्युतिकी। और स्थिर वैद्युतिकी का मतलब होता है हमारा आवेश स्थिर होगा। हमारा आवेश कैसा होगा दोस्त मेरे? स्थिर होगा, आवेश स्थिर होगा, ठीक है। ध्यान से समझना दोस्त मेरे, ये हमारे पास है ये नाभिक। और नाभिक में कौन कौन होते हैं? सब लोग बोल दो दोस्त मेरे, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। प्रोटॉन पे प्लस आवेश और न्यूट्रॉन पे जीरो आवेश होते हैं। नाभिक के बाहरी कक्ष में कौन होते हैं? सारे लोग बोल देना दोस्त मेरे, नाभिक के बाहरी कक्ष में हमको भी पता है भैया इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है। नाभिक के बाहरी कक्ष में क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये सबसे बाहरी कक्षा वाला इलेक्ट्रॉन सबसे मस्त होता है क्योंकि इसी से हमारी इलेक्ट्रिसिटी के बहुत सारे राज्य बने हुए होते हैं। बोलोगे भैया ऐसा क्या है इस इलेक्ट्रॉन में जो बहुत सारे राज्य बने हुए होते हैं? क्योंकि दोस्त मेरे इस इलेक्ट्रॉन को ही हम लोग कहते हैं मुक्त इलेक्ट्रॉन। क्या कहते हैं? मुक्त इलेक्ट्रॉन। या इस इलेक्ट्रॉन को हम लोग कहते हैं संयोजी इलेक्ट्रॉन, ठीक है। या इंग्लिश में इसे कहते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन। क्या कहते हैं दोस्त मेरे? वैलेंस इलेक्ट्रॉन के नाम से जानते हैं। तो सबसे बाहरी कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉन को मुक्त इलेक्ट्रॉन या संयोजी इलेक्ट्रॉन या वैलेंस इलेक्ट्रॉन के नाम से जानते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रॉन पे जो आवेश होता है वो ऋण आवेश, प्रोटॉन पे जो आवेश होता है वो धन आवेश, न्यूट्रॉन पे जो आवेश होता है वो जीरो आवेश यानी उदासीन होता है। न्यूट्रॉन पे कोई भी आवेश नहीं होता है। सिंपल सा कंसेप्ट है दोस्त मेरे। इसको हम लोग तो पता है भैया नाभिक कहते हैं, ये तो सारे लोग जानते हैं भैया नाभिक कहते हैं। लेकिन इसको हम कहते हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मिल जाते हैं तो न्यूक्लियॉन के नाम से जानते हैं। क्या जानते हैं दोस्त मेरे? न्यूक्लियॉन के नाम से जानते हैं, ठीक है। मेनली कंसेप्ट जो है वो पहले ध्यान से देखिएगा। बचपन में आपने बहुत बार पढ़ा होगा भैया, ईटा पर नाचे नारद, ठीक है, ईटा पर नाचे नारद। दोस्तों मेरे इस क्लास को जो लोग भी देखेंगे ना उनको ये जरूर आभास होगा कि मतलब हम पहले कहाँ थे और इस क्लास में हमें पढ़ने के बाद कितना कुछ सीखने को मिला। बात मेरी ध्यान से समझिएगा, एकदम जो बेसिक होगा, जो जिसको इलेक्ट्रिसिटी के बारे में कुछ भी नहीं आता है, एकदम जो कमज़ोर छात्र होगा उसको भी और जो एकदम तेज छात्र होगा उसको भी सारा कंसेप्ट एक ही वीडियो में क्लियर हो जाएगा, ठीक है। और दोस्त मेरे एक बार कमेंट में या डिस्क्रिप्शन में दोनों जगह जाके झांक लेना, वहाँ पे मैं खुद PDF लिखा हूँ नोट्स आपके लिए दोस्त मेरे, एकदम बिल्कुल फ्री है। डाउनलोड करके उसको एकदम नोट्स बना लेना, वहाँ से अच्छा खासा नोट्स आपका बन जाएगा, ठीक है। ध्यान से देखना दोस्त मेरे, ईटा पर नाचे नारद। आपको दोस्त मेरे लिख देना है इलेक्ट्रॉन, ठीक है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ठीक है। तीन ही कण होते हैं परमाणु के। परमाणु के सूक्ष्मतम कण को इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कहते हैं। अगर ई का मतलब हो गया इलेक्ट्रॉन, ट का मतलब हो गया थॉम्सन, ठीक है। इलेक्ट्रॉन का खोज किसने किया था? जे थॉम्सन ने। किसने खोज किया था दोस्त मेरे? जे थॉम्सन ने। प का मतलब हो गया प्रोटॉन, र का मतलब हो गया रदरफोर्ड,
तो प्रोटॉन की खोज किसने किया था दोस्त मेरे? रदरफोर्ड ने। या ऑप्शन में दोस्त मेरे रदरफोर्ड नहीं दिया हो तो गोल्डस्टीन मार देना। क्या मार देना दोस्त मेरे? गोल्डस्टीन मार देना, क्योंकि प्रोटॉन की खोज गोल्डस्टीन और रदरफोर्ड दोनों साथ साथ किए थे। मेनली जो हमको ऑप्शन में मिलता है वो रदरफोर्ड। यदि रदरफोर्ड ऑप्शन में ना हो तो दोस्त मेरे गोल्डस्टीन को ही मार देना, क्योंकि गोल्डस्टीन भी प्रोटॉन की खोज करता है। ठीक है। अच्छा, मैं आपसे पूछ दूं कि न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? तो इलेक्ट्रॉन का थॉम्सन, प्रोटॉन का रदरफोर्ड, न्यूट्रॉन का चैडविक। नौ से न्यूट्रॉन, च से चैडविक। तो न्यूट्रॉन का खोज किसने किया था दोस्त मेरे? जेम्स चैडविक ने। किसने किया था दोस्त मेरे? जेम्स चैडविक ने। लेकिन सबसे मजेदार बात होती है ये नारद मुनि। ठीक है, नारद मुनि दोस्त मेरे कहीं भी चले जाते हैं तो इनको बड़ा ध्यान से समझना कि ना का मतलब हो गया नाभिक, ना का मतलब हो गया दोस्त मेरे नाभिक, और नाभिक की खोज किसने की थी? तो सब लोग बोल देने भैया रद का मतलब हो गया रदरफोर्ड। किसने किया था दोस्त मेरे? रदरफोर्ड ने। ठीक है। रदरफोर्ड कैसे खोज किए थे नाभिक का? अल्फा किरण का प्रकीर्णन से। अल्फा किरण के प्रकीर्णन से नाभिक की खोज किए थे। ठीक है। कौन से तत्व से? सोने के परमाणु से। सोने के परमाणु से। ठीक है, सोने के परमाणु से इन्होंने अल्फा कण के द्वारा नाभिक का खोज इन्होंने किया था। ठीक है। पहले नंबर पे ध्यान से समझना दोस्त मेरे, अभी आवेश को नहीं, पहले हम इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बारे में अच्छे तरीके से समझ लेते हैं। ठीक है। सबसे बाहरी कक्षा वाले इलेक्ट्रॉन को मुक्त इलेक्ट्रॉन, संयोजी इलेक्ट्रॉन या वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहते हैं। इसको नौभिक कहते हैं। प्रोटॉन पे प्लस आवेश, न्यूट्रॉन पे जीरो आवेश, इलेक्ट्रॉन पे ऋण आवेश होता है। इलेक्ट्रॉन की खोज थॉम्सन ने, प्रोटॉन की खोज रदरफोर्ड या गोल्डस्टीन ने, न्यूट्रॉन की खोज चैडविक ने, नाभिक की खोज रदरफोर्ड ने। कैसे? अल्फा किरण के प्रकीर्णन से सोने के परमाणु को लेकर इन्होंने नाभिक की खोज की थी। ठीक है, क्लियर यहां तक? इस अंदर वाले इलेक्ट्रॉन को हम लोग दोस्त मेरे कहते हैं कोर इलेक्ट्रॉन। क्या कहते हैं दोस्त मेरे? कोर इलेक्ट्रॉन कहते हैं। इस अंदर वाले इलेक्ट्रॉन को हम लोग कोर इलेक्ट्रॉन कहते हैं। अंदर से बाहर जाएंगे दोस्त मेरे तो ऊर्जा का मान बढ़ता है। ऊर्जा का मान क्या होता है दोस्त मेरे? ऊर्जा का मान बढ़ता है। ठीक है। अब ध्यान से देखना है, यहां तक तो एकदम क्लियर हो गया, किसी को भी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। ये चीजें दिख रही हैं कि नहीं? मैं एक बार यहां से देख लेता हूं अपने मोबाइल में ही कि नीचे तक कहां तक दिखाई दे रहा है। ठीक है, यहां तक ये भाग दिखाई दे रहा है। यहां पे दोस्त मेरे छोटे से भाग में आप लोग समझने की कोशिश कीजिएगा। सबसे पहले मैं यहां पे लिख देता हूं इलेक्ट्रॉन, यहां पे लिख देता हूं प्रोटॉन, और यहां पे लिख देता हूं न्यूट्रॉन। ठीक है। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। ठीक है, ध्यान से समझना दोस्त मेरे, एकदम ये इंपॉर्टेंट चीज है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है यही हमारा। अगर मैं आपसे पूछ दूं कि इलेक्ट्रॉन का आवेश, ठीक है, आवेश को Q से प्रदर्शित करते हैं। इलेक्ट्रॉन का आवेश कितना होता है? इलेक्ट्रॉन ऋणात्मक होता है, प्रोटॉन धनात्मक होता है, और न्यूट्रॉन उदासीन होता है। ठीक है। इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होता है दोस्त मेरे वो नेगेटिव चार्ज। इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होता है दोस्त मेरे नेगेटिव चार्ज, या इसे कहते हैं ऋणात्मक आवेश होता है। ठीक है, ऋणात्मक आवेश होता है। प्रोटॉन पे जो चार्ज होता है दोस्त मेरे वो प से प्रोटॉन, प से पॉजिटिव, प से प्रोटॉन और प से पॉजिटिव यानी धनात्मक आवेश होता है दोस्त मेरे। ठीक है। और न्यूट्रॉन पे जो आवेश होता है दोस्तों मेरे ये उदासीन होता है। उदासीन मतलब इस पर कोई भी आवेश नहीं होता। अगर मैं दोस्त आपसे बात करूं कि इलेक्ट्रॉन का भार, ठीक है, इलेक्ट्रॉन का नहीं, आवेश का मान, आवेश का मान दोस्त मेरे कितना होता है? तो इलेक्ट्रॉन का मान होता है -1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम होता है। मेनली जितने भी हम सवाल लगाते हैं उसमें यही मान आपको याद करना होता है। ठीक है, एकदम मेनली मान याद रखना होता है। इस कंसेप्ट को यदि आप नहीं समझे हैं तो समझ जाइए कि एकदम आपका बेसिक एकदम जीरो है। ठीक है, इतना तो सबको पता होना चाहिए, इतना तो सबको पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रॉन पे आवेश होता है -1.6 × 10⁻19 कूलाम। लेकिन सवाल को लगाएंगे तो ये माइनस का प्रयोग हम लोग नहीं करेंगे। आगे मैं आपको बताऊंगा कि क्यों नहीं करते हैं। अगर मैं प्रोटॉन का आवेश का बात करूं तो +1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम होता है। और न्यूट्रॉन की बात करूं दोस्त मेरे तो इस पर कोई भी आवेश नहीं होता है। क्लियर एकदम। तीसरे नंबर पे ध्यान से देखिएगा, भार। क्या? भार। भार यानी मास।
मास माने होता है द्रव्यमान या भार, द्रव्यभार अलग होता है दोस्त मेरे, द्रव्यमान की बात कर रहा हूं। अगर आपसे कोई पूछ ले दोस्त मेरे कि इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है, 9.1 गुणे 10 पे घाते -31 किग्रा होता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन का जो द्रव्यमान होता है 9.1 गुणे 10 पे घाते -31 किग्रा होता है। यदि मैं आपसे पूछ लूँ कि मास ऑफ प्रोटॉन कितना होता है तो लगभग 1.67 गुणे 10 के घाते -27 किग्रा होता है। अगर मैं आपसे पूछ लूँ दोस्त मेरे न्यूट्रॉन का मास ऑफ न्यूट्रॉन यानी न्यूट्रॉन का जो द्रव्यमान होता है वो लगभग इसी के बराबर होता है 1.66 गुणे 10 के घाते -27 किग्रा। ठीक है दोस्त मेरे, यही जो टॉपिक है इस टॉपिक को एकदम याद कर लेना, बहुत सारा न्यूमेरिकल आपको इससे याद करके बन जाएंगे। बहुत सारे न्यूमेरिकल में इन सब मानों का उपयोग किया जाता है, इसलिए इस मान को एकदम से याद कर लेना, जितना हो सके अपना इस पे याद करना। ठीक है, ध्यान से देखना, इलेक्ट्रॉन निगेटिव आवेश होता है दोस्त मेरे एकदम से तबीयत खराब है, एकदम खांसी है, बस आप ध्यान से समझना। इलेक्ट्रॉन पे जो आवेश होता है वो निगेटिव चार्ज होते हैं, जैसे ऋणात्मक आवेश, प्रोटॉन पे धनात्मक आवेश, न्यूट्रॉन पे उदासीन होता है जिसपे कोई आवेश नहीं होता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन पर -1.6 10 घाते -19 कूलाम, प्रोटॉन पे 1.6 10 घाते -19 कूलाम, न्यूट्रॉन पे कोई भी आवेश नहीं होता है। इलेक्ट्रॉन का जो द्रव्यमान होता है 9.1 गुणे 10 घाते -31 किग्रा, और इन दोनों का द्रव्यमान लगभग बराबर होता है। ठीक है, लगभग इन दोनों का मान क्या होता है, बराबर होता है। और मेनली दोस्त मेरे एक चीज आपको बार बार पूछा जाएगा कि जो मास ऑफ प्रोटॉन है, यानी प्रोटॉन का जो द्रव्यमान है वो 1840 मास ऑफ इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है। ठीक है, मेनली यदि आपको बहुविकल्पी में पूछा जाएगा तो यही पूछा जाएगा। ठीक है, इसको दोस्त मेरे इंपॉर्टेंट करके लिख लेना, क्योंकि बहुविकल्पी में दिया जाएगा तो सिर्फ यही दिया जाएगा कि जो प्रोटॉन का द्रव्यमान होता है इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान के लगभग 1840 गुना, या कहीं कहीं इसको 1837 लिखा जाता है, लगभग में मान आता है, कोई कसम नहीं खा लिए हैं कि इतना ही मान होता है। ठीक है, यदि 1840 को हम इधर भेज देंगे तो मास ऑफ प्रोटॉन बटा के 1840 बराबर हो जाएगा मास ऑफ इलेक्ट्रॉन के। ठीक है, किसको किसको बात दोस्तों मेरी ये दोनों समझ में आ गई है, इतना गुना के बराबर होता है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है दोस्तों मेरे, इसको पहले ध्यान से समझना। ठीक है, सबसे बाहर वाले इलेक्ट्रॉन को संयोजी या मुक्त इलेक्ट्रॉन कहते हैं। यही इलेक्ट्रॉन रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है, यही इलेक्ट्रॉन चालक में प्रवाह करता है, इसी इलेक्ट्रॉन के कारण चालकों में विद्युत धारा प्रवाहित होती है। इलेक्ट्रॉन प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। और दोस्त मेरे जो अंदर के इलेक्ट्रॉन ऐसे कहते हैं कोर इलेक्ट्रॉन, नाभिक में रहते हैं उसे नाभिक कहती है। नाभिक के प्रोटॉन बहुत ही मजबूत होते हैं, ये तोड़कर कभी भी बाहर नहीं निकलते हैं। इतना दोस्त मेरे आपको बस समझ लेना है कंसेप्ट को, यही आपका मेन कंसेप्ट है पहले आवेश के। ठीक है, एक बार इसको नोट्स कर लेना, इसके बाद मैं आगे की बताता हूं और भी बहुत सारी चीजें। ठीक है, अब हम लोग स्टार्ट करेंगे दोस्त मेरे, जो हमारे चैप्टर का पहला ही टॉपिक है, पहला ही कंसेप्ट है, वो है आवेश। ठीक है, और आवेश को इंग्लिश में हम लोग कहते हैं चार्ज। क्या कहते हैं, चार्ज। ठीक है दोस्त मेरे कमेंट में एक लड़की थी और उसने मुझे लगभग 1 महीने से कमेंट की थी कि भैया जो संस्कृत है ना वो मुझे पहले पढ़ाइए, क्योंकि दोस्त मेरे मैं आपको हिंदी भी पढ़ा सकता हूँ, इंग्लिश भी पढ़ा सकता हूँ, फिजिक्स भी पढ़ा सकता हूँ, मैथ भी पढ़ा सकता हूँ। ये 4 सब्जेक्ट मेनली जो हैं ये मेरे बहुत अच्छे खासे हैं, जिसमें 4 सब्जेक्ट को आपको बहुत अच्छी तरीके से पढ़ा सकता हूँ। ठीक है, तो आप लोग यदि संस्कृत भी पढ़ना चाहते हैं, हिंदी भी पढ़ना चाहते हैं, प्लेलिस्ट बन गई है, उसमें जाके सारी वीडियो को देखना दोस्त मेरे, जिससे आपका हिंदी और इंग्लिश भी एकदम मजबूत हो जाएगा। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे दोस्त मेरे आवेश के बारे में, जो कि चैप्टर का पहला पॉइंट है आवेश। अब आपको आवेश को बताऊंगा तो आपको पूरा समझ में आ जाएगा। ठीक है, ये दोस्त मैं हूं। ठीक है, यदि मेरे अंदर आपको खींचने या ढकेलने की क्षमता यदि आ जाए, ठीक है, तो मैं एक क्या हूं, आवेश हूं। बात मेरी ध्यान से समझिएगा, अगर मेरे अंदर आपको खींचने और ढकेलने की क्षमता है तो मैं क्या होगा, आवेश हो जाऊंगा। यानी किसी पदार्थ का वह गुण जिसके कारण आकर्षण या प्रतिकर्षण का गुण उत्पन्न हो
किसी पदार्थ का वह गुण जिसके कारण आकर्षण या प्रतिकर्षण का गुण उत्पन्न हो उसे आवेश कहते हैं। लेकिन दोस्त मेरे यहाँ पे आपको समझ में नहीं आया होगा, एकदम सबसे सस्ता वाला चीज बताता हूँ। हम लोग क्या करते हैं, खुद की बात बता रहा हूँ, जब मैं छोटा था तो पेन को ऐसे रगड़ता था बाल में। कैसे किया जाता था, हाँ बाल में ऐसे खूब इसको पेन को रगड़ता था और उसके बाद जो धूल के कण होते हैं उसको ऐसे ऐसे लेके जाता था तो धूल के कण इस पे चिपक जाते थे। तो कहने का मतलब है कि यह पेन है, रगड़ने से पहले भी आवेशहीन था, मतलब इस पर कोई आवेश नहीं था। रगड़ने के बाद इस पर आवेश उत्पन्न हो गया, मतलब इस पे आकर्षण का गुण हो गया, जिससे धूल के कण आपस में इसमें सट गए। इसके बाद दूसरा एग्जाम्पल दोस्त मेरे ध्यान से समझना, कभी ठंडियों के समय में जो रजाइयों की रजाइयाँ होती हैं उसमें यदि आप तेजी से अपने नाखूनों को रगड़ेंगे तो उसमें चिंगारियाँ निकलती हैं। बोलेंगे हाँ भैया। तीसरी बात है दोस्त मेरे, यदि बैलून को यदि रगड़ के खूब अपने सर में ऐसे रगड़ेंगे, उसको अपने हाथ के करीब एकदम लेके जाएंगे तो ये रोआ आपके क्या होंगे, खड़े हो जाएंगे। तो इन एग्जाम्पल से दोस्त मेरे आपको समझने में आया होगा कि कहीं ना कहीं आवेश उत्पन्न हो रहा है जिसके कारण वस्तु आपस में खींचने की कोशिश कर रही है। तो वही तो मैं बोला हूं कि मेरे अंदर आकर्षण या प्रतिकर्षण का गुण आ गया तो हम क्या हो गए, आवेश हो गए। यानी आपको अपने से खींच लिए और आपको चाकू मार के ढकेल भी दिए। दोस्त मेरे मैं आपको एग्जाम्पल दे रहा हूं, ऐसे कोई रियल घटना नहीं है। यदि मेरे अंदर आकर्षण और प्रतिकर्षण का गुण आ गया तो मैं क्या हो जाऊंगा, आवेश हो जाऊंगा। तो वही आवेश की परिभाषा है, किसी पदार्थ का वह गुण, एक बार ध्यान से बोलना दोस्त मेरे, किसी पदार्थ का वह गुण जिसके कारण आकर्षण या प्रतिकर्षण का गुण उत्पन्न होता है या बल उत्पन्न होता है उसे हम वैद्युत आवेश कहते हैं। ये बेचारा आवेश अदिश राशि है क्योंकि इसे कैपिटल क्यू और स्मॉल क्यू दोनों से प्रदर्शित करते हैं, क्योंकि ये सदिश बीजगणित ये आवेश जो है अदिश राशि है, क्योंकि सदिश बीजगणितीय नियम का ये पालन नहीं करती है। आवेश की कोई दिशा नहीं होती है, इसलिए आवेश जो हमारा है दोस्त मेरे यह एक अदिश राशि है। कौन सी राशि है दोस्त मेरे, अदिश राशि है। ये बेचारा आवेश को हम कैपिटल क्यू से या स्मॉल क्यू से हम प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, यदि आपको इसकी परिभाषा चाहिए तो सारे लोग बोल देना दोस्त मेरे, किसी पदार्थ का वह गुण, किसी पदार्थ का वह गुण, किसी पदार्थ का वह गुण जिसके कारण, ठीक है, किसी पदार्थ का वह गुण जिसके कारण, ठीक। ध्यान से दोस्त मेरे समझना, बहुत ही सिंपल सा कंसेप्ट है, एकदम ताज़ा ताज़ा बताऊंगा कि आपको पहले कंसेप्ट समझ में आ जाए। ठीक है, आवेश एक अदिश राशि है, क्लियर एकदम। आवेश को कैपिटल क्यू से भी प्रदर्शित करते हैं, स्मॉल क्यू से भी प्रदर्शित करते हैं, क्लियर एकदम। आवेश यदि बात किया जाए तो आवेश टोटल दो प्रकार के होते हैं। ठीक है, आवेश टोटल दो प्रकार के, एक धन आवेश, एक ऋण आवेश। ठीक है, एक धन आवेश, एक ऋण आवेश। दोस्त मेरे यह एक आवेश है और यह प्लस आवेश है, यह आवेश है, ये भी प्लस क्यू आवेश है। यदि समान आवेश हैं तो आपस में क्या करेंगे दोस्त मेरे, प्रतिकर्षण करेंगे। हमेशा बात याद रखना दोस्त मेरे, यदि समान आवेश हैं तो आपस में प्रतिकर्षण करेंगे, और यही आवेश एक प्लस होता एक माइनस होता तो आपस में आकर्षण करते। ठीक है, मेनली यही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आवेश को समझने के लिए। ठीक है, समान आवेश आपस में प्रतिकर्षण, असमान आवेश आपस में आकर्षण करते हैं। समान आवेश आपस में प्रतिकर्षण, असमान आवेश आपस में आकर्षण करते हैं। ठीक है, जो आवेश है दोस्त मेरे ना, इसे हम क्यू से डिनोट करते हैं, यानी क्यू से प्रदर्शित करते हैं। और क्यू बराबर फार्मूला होता है आई टी। क्यू बराबर फार्मूला होता है दोस्त मेरे आई टी। क्यू हमारा आवेश है, आई हमारी विद्युत धारा है, टी हमारा सेकेंड है। तो यहाँ से क्यू का जो मात्रक निकल के आएगा दोस्त मेरे, आवेश का मात्रक, यहाँ पे लिख देता हूँ, आवेश का जो मात्रक निकल के आएगा वो धारा का मात्रक क्या होता है दोस्त मेरे, एम्पियर, और टी का मतलब होता है समय का मात्रक सेकेंड, या आवेश का मात्रक हम कूलाम्ब भी कहते हैं। कूलाम्ब यानी सी से भी इसको डिनोट करते हैं, इसको बड़ा ध्यान से समझना। ठीक है, आवेश का एक फार्मूला होता है Q बराबर आई टी, Q बराबर आई टी,
आवेश के दो फार्मूले नहीं बल्कि तीन तीन चार चार फार्मूले होते हैं, लेकिन जो मेनली इंपॉर्टेंट फार्मूला है वो Q बराबर IT यानी धारा और समय के गुणनफल को आवेश कहते हैं। आवेश का मात्रक जो होगा, धारा का मात्रक क्या होगा, एम्पियर। एम्पियर माइनस सेकेंड कभी मत कहना दोस्त मेरे, एम्पियर सेकेंड कहेंगे। समय का मात्रक सेकेंड और धारा का मात्रक एम्पियर या कुलाम्ब। आवेश का मात्रक कुलाम्ब भी होता है, ठीक है, आवेश का मात्रक कुलाम्ब भी होता है, आवेश का मात्रक एम्पियर सेकेंड भी होता है, और ये दोनों के दोनों एसआई मात्रक है, ठीक है, ये दोनों के दोनों दोस्त मेरे एसआई मात्रक है। आवेश में एक प्लस एक माइनस, प्लस को हम लोग धन आवेश कहते हैं, माइनस को हम लोग ऋण आवेश कहते हैं। इसका जो नाम धन और माइनस का जो नाम सबसे पहले दिए थे वैज्ञानिक, उनका नाम था बेंजामिन फ्रैंकलिन। बेंजामिन फ्रैंकलिन ने सबसे पहले आवेश में प्लस माइनस को नाम दिए थे, ठीक है। एक आवेश का सीजीएस मात्रक बहुत बार पूछा जाता है, आवेश का सीजीएस मात्रक, ठीक है दोस्त मेरे। जो आवेश का सीजीएस सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड जो मात्रक होता है वो स्टेट कुलाम होता है, स्टेट COULUMB, ठीक है, कुलाम का मीनिंग सही है ना, COULOMB, ठीक है, कुलाम, ठीक। आवेश का सीजीएस मात्रक स्टेट कुलाम होता है। और दोस्त मेरे ध्यान से समझना, एक, ठीक है, एक कुलाम बराबर होता है 1/10 EMU, 1/10 EMU या 3 × 10⁹ ESU होता है, ESU होता है। बोलेंगे भैया ये EMU और ESU क्या है, ठीक है, दो ही चीजें इसमें लिखा हूं, EMU और ESU, ठीक है। EMU का मतलब होता है इलेक्ट्रो, ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट, ठीक है। और ESU का मतलब होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, ठीक है। EMU का मतलब होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट, ESU का मतलब होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, ठीक है। आवेश दो प्रकार के होते हैं, एक धन आवेश एक ऋण आवेश। धन आवेश ऋण आवेश, इलेक्ट्रॉन त्याग देते हैं तो उनमें धन आवेश हो जाता है, इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लेते हैं तो उस पर ऋण आवेश हो जाता है। मेनली आपको समझना है कि इलेक्ट्रॉन आवेश दो प्रकार के होते हैं, एक धन आवेश और ऋण आवेश, ठीक है। इन दोनों का नाम किसने दिया था, बेंजामिन फ्रैंकलिन ने दिया था, ठीक है। ये त्याग और ग्रहण करना क्या होता है, जैसे दोस्त मेरे ध्यान से देखना, सोडियम है, सोडियम पे 1 प्लस चार्ज होता है। कैसे, सोडियम के बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन होते हैं 2, 8, 1। इस तीसरे कक्षा को पूरा करने के लिए 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए, है इसके पास 1, इसलिए 1 इलेक्ट्रॉन त्याग देता है। और जब त्याग देता है तो दोस्त मेरे इस पे धन आवेश आ जाता है, और धन आवेश हो जाता है, इसका मतलब सोडियम धातु होता है। और जितनी भी धातुएं होती हैं ये सब के सब क्या होती हैं, चालक होती हैं, ठीक है। और चालक वे होती हैं जिसमें धारा आसानी से प्रवाहित हो जाए, ठीक है। मेनली यही कंसेप्ट है दोस्त मेरे धन और ऋण का। ऋण किसे कहते हैं, यहाँ पे क्लोरीन का तत्व ले लेता हूँ। क्लोरीन के बाहरी कक्षा में दोस्त मेरे 2, 8, 7 होता है, इसके बाहरी कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन इसको भी पूरा करने के लिए 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए, 7 है तो इसका मतलब इसको 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो 1 इलेक्ट्रॉन ये ग्रहण करेगा, और जब ग्रहण करेगा तो इसके ऊपर माइनस आ जाएगा। अब माइनस आ जाएगा, जैसे ही ये ग्रहण किया इसको कहेंगे अधातु, और जितनी भी अधातुएं होती हैं वो कुचालक होती हैं जिसमें धारा का प्रवाह नहीं होता है। मेनली आपको इतना ही लाइन में आपको सारा चीज समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ तक नोट कर लो, उसके बाद में आपको आवेश के और सारे फार्मूले हैं और सारे कंसेप्ट है उसको भी यहीं पे बता देता हूं, ठीक है। ठीक है, अब ध्यान से देखिए, इसके बाद एक और वैज्ञानिक आता है थेल्सा। कौन वैज्ञानिक आता है दोस्त मेरे, थेल्सा, ठीक है। बेचारा इतना खतरनाक वैज्ञानिक था, मतलब बहुत बड़ा वैज्ञानिक नहीं था, लेकिन जो घटना आपको बताया हूं सेम यही घटना इसने फॉलो किया। उसने देखा कि ये कांच को तोड़ दिया उसने कांच को तोड़ दिया। अब बेचारा क्या किया कि कांच को रेशम के धागे से उसने रगड़ा, कांच को रेशम के धागे से रगड़ा उसने जब तेजी से, तो उसने देखा कि कांच पर धन आवेश आ गया, जिससे धनायन, कांच में धनायन हो गया, और रेशम के कपड़े में ऋण आयन आ गया, ऋण आवेश उत्पन्न हो गया, जिसे हम क्या कहेंगे, ऋणायन हो गया।
तो इसके अनुसार थेल्स ने एक फार्मूला निकाल दिया दोस्त मेरे, थेल्स के अनुसार, किसके अनुसार दोस्त मेरे, थेल्स के अनुसार उसने देखा कि कांच के छड़ को, कांच के टुकड़े को यदि रेशम के कपड़े से रगड़ा जाता है तो कांच में धनायन और रेशम के टुकड़े में ऋणायन उत्पन्न हो जाता है। और उसके अनुसार इसने फार्मूला निकाला कि Q बराबर NI होता है, Q बराबर NI होता है। ठीक है दोस्त मेरे, ध्यान से समझना, Q का मतलब होगा जहां Q बराबर हमारा है उत्पन्न आवेश, ठीक है, Q बराबर हमारा है उत्पन्न आवेश, N बराबर है त्याग या ग्रहण किए गए इलेक्ट्रॉनों की संख्या, त्याग या ग्रहण किए गए इलेक्ट्रॉनों की संख्या, त्याग या ग्रहण किए गए इलेक्ट्रॉनों की संख्या, ठीक है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या। और E बराबर होता है, ये सबका E का मान बराबर होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। जहाँ जहाँ आपको E दिख गया समझ लेना दोस्त मेरे, उसका मान यही होगा 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। कितना इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन का मान होता है, ठीक है। 2 इलेक्ट्रॉन होगा तो इधर भी 2 का गुणा करेंगे, 3 इलेक्ट्रॉन का मान देगा तो इधर भी 3 का गुणा करेंगे। तो थेल्स के अनुसार ये फार्मूला निकल के आया। और जब आवेश हमने सीखा था तो उसमें ये फार्मूला निकल के आया था। तो आवेश के 2 फार्मूले होते हैं, इससे एसआई मात्रक नहीं निकलता है, ठीक है, और इससे हमारा एसआई मात्रक निकलता है, ठीक है। जब आप न्यूमेरिकल लगाएंगे दोस्त मेरे तो कोई 2 मान दिया रहेगा, तीसरा मान निकाल सकते हैं, ठीक है, कोई 2 मान दिया रहेगा, तीसरा मान निकाल सकते हैं। यदि Q और I का मान दिया रहेगा तो T का मान निकाल देंगे, और T और I का मान दिया रहेगा तो Q का मान निकाल देंगे। तो आवेश के दोस्त मेरे 2 फार्मूले हो गए, एक Q बराबर हो गया IT और एक Q बराबर हो गया दोस्त मेरे NE। कितने फार्मूले हो गए दोस्त मेरे, 2 फार्मूले हो, ठीक है। अगर मैं दोस्त कहूं कि दायां दाएं के बराबर है तो बायां बाएं के बराबर होगा, ने दायां दाएं के बराबर तो बायां बाएं के बराबर, दायां दाएं के बराबर तो बायां बाएं के बराबर, यानी NI बराबर IT या IT बराबर NI हो सकता है, IT बराबर NI हो सकता है। दायां दाएं के बराबर तो बायां बाएं के भी बराबर होगा, तो IT बराबर NI हो जाएगा, जहां I बराबर हो जाएगा NE बटा के T। यानी विद्युत धारा का एक और फार्मूला हो जाएगा दोस्त मेरे, त्याग या ग्रहण किए गए इलेक्ट्रॉनों की संख्या, एक इलेक्ट्रॉनों की संख्या बटा के समय में भाग दे देंगे तो विद्युत धारा का एक और फार्मूला हमारे सामने निकल के आ जाएगा, विद्युत धारा का एक और फार्मूला निकल के आ जाएगा, ठीक है। एक ऐसा क्वेश्चन दोस्त मैं आपको दे रहा हूं जो सबसे आसान आपको लगेगा, ठीक है, सबसे आसान लगेगा, लेकिन मैं जितने भी हमारे यहाँ लड़के पढ़ने के लिए आते हैं सबको मेनली एक ही चीज़ कहता हूँ कि ये सवाल बहुविकल्पी या कहीं ना कहीं दोस्त मेरे आपको एग्जाम में मिल जाएगा, ठीक है। आप मुझे बता देना कि क्वेश्चन है हमारा कि एक कूलाम आवेश में, ठीक है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है, एक कूलाम आवेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है, ठीक है। दोस्तों मेरे जितने भी शेर हैं सब लगा के एक बार दिखा दो कि एक कूलाम आवेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है। छोटा सा क्वेश्चन है दोस्त मेरे, आपको पहले क्वेश्चन यहां से समझ में आएगा, ठीक है। देखना कैसे सवालें लगाई जाती हैं। सवाल मैं जिस तरह से बताता हूं अपनी सवालें, ठीक है, मैं सबसे पहले कहता हूं कि सवाल में जो चीजें पहले दी गई हैं उसको पहले लिख लो, ठीक है। अगर आप सवाल लगाना चाहते हैं, कितना भी बड़ी से बड़ी सवाल है, पहले सवाल को आप लिखिए जो मान दिया है, ठीक है। तो पहले हमने सवाल को पूरा पढ़ा कि एक कूलाम आवेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है, ठीक है। हमको क्या पूछ रहा है दोस्तों मेरे, इलेक्ट्रॉनों की संख्या, कितने कूलाम आवेश में, एक कूलाम आवेश में। यहां पे दोस्त मेरे हमें यहीं से मिल गया कि आवेश में, एक कूलाम आवेश में, एक कूलाम आवेश में, यानी आवेश की संख्या कितनी दिया गया है, एक कूलाम। तो यहां पे लिख दूंगा दोस्त मेरे आवेश का मान, आवेश Q का मान कितना दिया गया है, एक कूलाम। आवेश Q का मान कितना दिया गया है, एक कूलाम। इलेक्ट्रॉनों की संख्या N बराबर होता है त्याग या ग्रहण किए गए इलेक्ट्रॉनों की संख्या।
तो हमें n का मान क्या कर रहा है दोस्त मेरे, पूछ रहा है। क्लियर एकदम। तुरंत हम ये वाला फार्मूला लगा देंगे थेल्स का, Q बराबर होता है Ne। किसका मान हमें पूछ रहा है दोस्त मेरे, n का मान पूछ रहा है, इसलिए n बराबर हो जाएगा Q, ये E गुना में इधर आएगा तो E क्या हो जाएगा दोस्त मेरे, भागा में। क्लियर एकदम। तो दोस्त में हम n बराबर लिख सकते हैं, Q का मान कितना दिया है 1, E का मान होता है 1.6 गुणे 10 पे घाते -19 कूलम। 1.6 गुणे 10 पे घाते -19 कूलम, और ऊपर कितना है 1 कूलम पहले से ही है, क्योंकि आवेश का मान कितना है 1 कूलम, और ई इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है 1.6 गुणे 10 पे घाते -19 कूलम। ठीक है, इस कुलाम से इस कुलाम को काट दिए, ठीक है, और ये 10 के घाते माइनस ऊपर जाएगा तो 10 के घाते प्लस का 19 हो जाएगा, और 1.6 में 1 को भागा दे देना दोस्त मेरे, 1.6 में 1 का भागा दे देना, तो यहाँ पे 0.00 बढ़ाएंगे, 16 5 80, 16 छक्का 96 16 छक्का 96 बचा 4, ठीक है, और यहाँ पे 0, 16 दूना के 32, ठीक है, 8 बचा, 16 5 80। तो यहाँ पे दोस्त मेरे जो वैल्यू आएगी 6.625 गुणे 10 के घाते प्लस का 19। यदि इसको 1 दशमलव इधर ले जाऊंगा तो यहाँ से 1 पावर घट जाएगी, और 6.25 गुणे 10 के पावर 18 कुछ भी मान नहीं होगा, ये इलेक्ट्रॉनों की संख्या का मान आ जाएगा। ठीक है, दिख रहा है कि नहीं दोस्त मेरे? हाँ भैया दिख रहा है एकदम, कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, बस कंसेप्ट आपको ध्यान से समझना है। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है, यहाँ तक आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, नोट कर लो इसको। तो कहने का मतलब है दोस्त मेरे कि जितना मेहनत से, जितना खूबसूरत से यदि हम पहले चैप्टर को पढ़ेंगे, इलेक्ट्रिसिटी के कंसेप्ट को पढ़ेंगे, उतना आगे चढ़ के जितना भी चैप्टर होगा उतना मजा आएगा पढ़ने के लिए। ठीक है, अगर कंसेप्ट यदि आपका तैयार नहीं रहेगा तो जिंदगी भर दोस्त मेरे आप एम्पियर का परिपथी नियम, बायो-सवार्ट का नियम और स्टेट का नियम, जितना नियम है दोस्त मेरे आप पढ़ते रह जाएंगे, याद करते रह जाएंगे, लेकिन कोई आपका कंसेप्टुअल तरीके से आपको कभी भी स्ट्रॉन्ग नहीं होगा। ठीक है, इसलिए दोस्त मेरे जो चीज़ पढ़ा रहा हूँ उसको खूब मन से पढ़ना और नोट्स बनाते हुए चलना। नोट्स में दिक्कत हो रही है, आपको PDF दे दिया हूँ, एक बार जाके जरूर चेक करना, खुद मैं लिखा हूँ तुम्हारे लिए कि एकदम मन से अपनी आप पढ़ाई करिए। ठीक है, आगे आइए दोस्त मेरे, एक फार्मूला अभी आपको बताया हूँ, Q बराबर IT होता है, जहाँ I बराबर हो जाएगा, T को इधर ला देंगे तो Q/T हो जाएगा। ठीक है, और किसी के भी बटे में T होता है, इसका मतलब होता है दर। तो यहाँ पे कह देंगे आवेश, Q का मतलब क्या होता है दोस्त मेरे, आवेश। ठीक है, तो आवेश प्रवाह की दर को वैद्युत धारा कहते हैं। I किसको कहते हैं दोस्त मेरे, वैद्युत धारा को। ठीक है, I किसको डिनोट करते हैं, वैद्युत धारा को। तो यहाँ पे कहेंगे दोस्त मेरे आवेश प्रवाह की दर को वैद्युत धारा कहते हैं। एक परिभाषा यहाँ से मिला, क्या कहेंगे दोस्त मेरे, आवेश प्रवाह की दर को, आवेश प्रवाह की दर को वैद्युत धारा कहते हैं। आवेश प्रवाह की दर को वैद्युत धारा कहते हैं। ये पहला परिभाषा हो गया धारा का। दूसरा परिभाषा दोस्त मेरे ध्यान से समझना, एकांक समय में, एकांक समय में, ठीक है, एकांक समय में जितना भी आवेश प्रवाह होता है उसको हम वैद्युत धारा कहते हैं। एकांक समय में प्रवाहित आवेश को वैद्युत धारा कहते हैं। यहीं से सब धारा का परिभाषा निकाल दूंगा। जितना आप कंसेप्टुअल तरीके से दोस्त मेरे स्ट्रांग रहेंगे, आपको सारा परिभाषा याद करने की जरूरत नहीं होगी। ठीक है, एकांक समय में प्रवाहित आवेश को वैद्युत धारा कहते हैं। इसको हम लिख देंगे एकांक समय में, एकांक समय में प्रवाहित आवेश को, प्रवाहित आवेश को वैद्युत धारा कहते हैं, वैद्युत धारा कहते हैं। धारा का मात्रक क्या होता है दोस्त मेरे, एम्पियर। शक्ति का मात्रक क्या होता है, वाट। ठीक है, वैद्युत धारा कहते हैं। प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है दोस्त मेरे, ओम। प्रतिरोध को हम लोग इस तरह से प्रदर्शित करते हैं, इसे हम कहते हैं प्रतिरोध। प्रतिरोध को इंग्लिश में हम लोग कहते हैं रेजिस्टेंस।
ठीक है, या इसको हम अन्य नाम से जानते हैं लोड पॉइंट। क्या नाम से जानते हैं? लोड पॉइंट। ऐसा यदि सिंबल दिया रहे तो इसका मतलब टीवी चल रहा है, फ्रिज चल रहा है, कूलर चल रहा है, लोड पॉइंट है, ये बल्ब जल रहा एसी चल रहा है, जो भी विद्युत से चलने वाली सामान है इसका मतलब यही होता है। क्या हम पढ़ रहे थे, आवेश प्रवाह की दर को वैद्युत धारा कहते हैं। एकांक समय में प्रवाहित आवेश को भी वैद्युत धारा कहते हैं, और आवेश और समय के अनुपात को भी वैद्युत धारा कहते हैं। क्या कहेंगे? आवेश व समय के अनुपात को वैद्युत धारा कहते हैं। अनुपात को वैद्युत धारा कहते हैं, वैद्युत धारा कहते हैं। ठीक है, क्लियर एकदम। धारा की, विद्युत धारा की 3 परिभाषा है। विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर होता है। विद्युत धारा भी एक अदिश राशि होती है। विद्युत धारा में मुक्त इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह होता है, लेकिन अभी हमें इलेक्ट्रिक करंट के बारे में नहीं पढ़ना, लेकिन मोटा मोटी दोस्त मेरा समझो इस फार्मूले से हम धारा का 3 परिभाषा निकाल दिए। कैसे? अगर नीचे टी रहता है तो इसका मतलब दर, और आवेश प्रवाह की दर को वैद्युत धारा कहते हैं। एकांक समय में प्रवाहित आवेश को वैद्युत धारा कहते हैं, या आवेश और समय के अनुपात को भी वैद्युत धारा कहते हैं। इसी वैद्युत धारा को इंग्लिश में हम लोग इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं, इलेक्ट्रिक करंट के नाम से जानते हैं। ठीक है, एग्जाम में आपको क्या दिया जाएगा? मात्रक निकालना कैसे सीखें आप पहले ध्यान से देखिए, कैसे मात्रक निकाल सकते हैं। P बराबर होता है VI, ठीक है, तो इसका मात्रक होगा, P का मतलब होता है विद्युत शक्ति, ठीक है, विद्युत शक्ति, और विद्युत शक्ति का मात्रक होता है वाट। लेकिन विद्युत शक्ति का एक और मात्रक हो सकता है, क्योंकि P बराबर VI होता है, P बराबर V²/R भी होता है, और P बराबर होता है I²R। 3 फार्मूला होता है दोस्तों मेरे, P बराबर VI, P बराबर V²/R, P बराबर I²/R भी होता है, R भी होता है। ठीक है, V मतलब विभवांतर, I का मतलब विद्युत धारा। विभवांतर का मात्रक होता है वोल्ट, और विद्युत धारा का मात्रक होता है एम्पियर, एम्पियर। तो विद्युत शक्ति का एक और मात्रक हो गया वोल्ट एम्पियर। बोलेंगे हाँ भैया, इसका मात्रक हो जाएगा, V का मतलब होता है वोल्ट, V का स्क्वायर मतलब वोल्ट का स्क्वायर, बटा के प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है? ओम। I मतलब हो गया विद्युत धारा, विद्युत धारा का मतलब हो गया एम्पियर स्क्वायर, और R का मतलब हो गया रेजिस्टेंस यानी प्रतिरोध, प्रतिरोध का मात्रक ओम। तो विद्युत शक्ति का मात्रक वाट भी होता है, विद्युत शक्ति का मात्रक V का मान वोल्ट, धारा का मात्रक एम्पियर, विभवांतर का मात्रक वोल्ट, प्रतिरोध का मात्रक ओम। I मतलब विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर, इसलिए स्क्वायर है तो ये भी स्क्वायर हो गया, प्रतिरोध है तो ये ओम हो गया। तो विद्युत शक्ति का एक और मात्रक हो गया, इसका भी एक और मात्रक हो गया, इसका भी एक और मात्रक हो गया, मतलब शक्ति के टोटल कितने मात्रक हो गए? 3 मात्रक हो गए। और एग्जाम में आप जाएंगे दोस्त मेरे तो कहेंगे कि हमको विद्युत शक्ति का मात्रक सिर्फ हम वाट जानते हैं, विद्युत शक्ति का मात्रक हम क्या जानते हैं? वाट जानते हैं। लेकिन ये सब भी तो मात्रक हो सकता है, वोल्ट एम्पियर, वोल्ट स्क्वायर प्रति बटा के ओम, और एम्पियर स्क्वायर बटा के ओम, एम्पियर स्क्वायर ओम। ठीक है, ये सब भी तो मात्रक हो सकता है। इसलिए हमें जो चीज पढ़नी होती है वो पूरा कंसेप्टुअल तरीके से पढ़ना होती है कि कौन कौन से मात्रक से कौन कौन परिभाषा निकाल सकता हूं। ठीक है, यदि इन सब की जानकारी हो गई तो दोस्त मेरे फिजिक्स का कितना भी बड़ा से बड़ा मात्रक वाला कंसेप्ट होगा, बीमा वाला कंसेप्ट होगा, आपसे कोई दूसरा नहीं चुरा सकता है, आपसे बेहतर कोई नहीं कर सकता है। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी यहां तक एकदम बिल्कुल नहीं हुई है। एकदम क्लास को एकदम ध्यान से समझना है दोस्त मेरे, अब पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर एकदम। आवेश, इसके बाद जो हमें दोस्त मेरे पढ़ना है, अगली ही टॉपिक है वो है कूलाम का नियम। ठीक है, कूलाम का नियम वो मैं अगली वीडियो के लिए बचा कर रहा हूँ। यहाँ तक अपनी मैं सेवा को समाप्त करता हूँ। बेहतर तरीके से पढ़िए दोस्त मेरे, खूब मन से पढ़िए। इसका नोट्स चाहिए डिस्क्रिप्शन में जाके झांक लेना, वहाँ पे PDF में आपको मिल जाएगी। तब तक के लिए हमारी तरफ से सेवा समाप्त। ठीक है, शेयर कर देना दोस्त मेरे, वीडियो को यदि पसंद आई होगी तो जरूर शेयर करना, पसंद आती है तभी दोस्त मेरे आप लाइक करना, कमेंट करना, सब्सक्राइब करना। बाकी इसके अलावा दोस्त मेरे आपका कोई भी प्यार हमको नहीं चाहिए, इतना दोस्त मेरे आप हमको कर देना, हम इतने से बहुत ज़्यादा खुश हो जाएंगे। ठीक है।